नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, जैसे कि कल मैं छायावाद मैराथन लाया था, तो उसी का आज ये पार्ट 2 आने वाला है। या पार्ट 2 है दोस्तों, और इसमें हम देखेंगे छायावाद में हमने जयशंकर प्रसाद और निराला तक हमने कर दिया था। तो देखते हैं अब आगे किसके प्रश्न आते हैं और कैसे प्रश्न आते हैं, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है। लेकिन चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो 56 प्रश्न हमने कर दिए थे, 56। अब हम 57वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब तो प्रश्न संख्या 57 नंबर पर आ रही है। देखो, जूही की कली कब की है? 1916 की है दोस्तों। कब की है? 1916 की है। किसकी है? निराला की है। मुक्त छंद में कल हमने सब पढ़ लिया ये, ठीक है। प्रभा पत्रिका में आती है वह। जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर किसने वापस कर दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, सुमित्रानंदन पंत। तो दोस्तों, उसका सही उत्तर क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी, याद रखना, जो सरस्वती पत्रिका आती है, सरस्वती पत्रिका जब आई थी, ये 1900 में आई थी। 1900 में इसमें 5 संपादक मंडल में थे, याद रखना। ये 1900 से 1901 तक रहते हैं 5। फिर स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र पहले जो बनते हैं, पहले ये 1901 से 1902 के लिए जो बनते हैं, वो बनते हैं श्याम सुंदर दास। ये संपादक मंडल में भी शामिल थे। फिर 1903 में से 20 तक लगभग कौन आते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी। लगभग 3 के बाद कौन आया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जूही की कली जो है पर अश्लीलता का आरोप लगाकर किसने वापस कर दिया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वापस कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 58वां प्रश्न, कौन सी रचना शोक गीत के रूप में लिखी गई है? राम की शक्ति पूजा, प्रेयसी, प्रिय प्रवास, सरोज स्मृति। तो दोस्तों, का सही उत्तर क्या है? सरोज स्मृति। किनकी है ये? निराला जी की है। याद रखना, निराला जी की है। सरोज स्मृति किस काव्य संग्रह में है? तो याद रखेंगे इसे, अनामिका भाग 2 में है। भाग 2 प्रकाशन कब है? 1938 में। अनामिका भाग 2 का प्रकाशन, ना कि सरोज स्मृति का। सरोज स्मृति कब की है? 1935 की है। फिर प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय का महाकाव्य है, 1914 का। ठीक है दोस्तों, कितने? 17 सर्ग हैं इसमें। राम की शक्ति पूजा निराला की है, 1936 की। प्रेयसी, प्रेयसी, प्रेयसी का परिजात सौरभ नहीं, प्रेयसी लगभग मुझे याद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 59वां प्रश्न है, नेताजी के साथ किस कवि की 1997 ईस्वी में जन्म शती मनाई गई? कब दोस्तों? 1997 में जन्म शती बनाई गई। तो विकल्प देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, पंत, निराला। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? निराला जी का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सरोज स्मृति 1935 की रचना किसने की है? महादेवी वर्मा, रामनारायण सिंह दिनकर, महाश्वेता, निराला। तो दोस्तों, किसकी है ये? निराला की है। 61वां प्रश्न आ रहा है, अनामिका का द्वितीय संस्करण कब निकला? 1935, 1938, 1923, 1940। तो दोस्तों, अभी हम बता के आए 1938। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराज शिवाजी का पत्र, महाराज शिवाजी का पत्र किस कवि की कविता है? पंत की, प्रसाद की, नागार्जुन की, निराला की। तो दोस्तों, का सही उत्तर क्या होने वाला है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 63वें प्रश्न की तरफ। अस्ताचल रवि जल छल छल छवि, स्तब्ध विश्व कवि जीवन उन्मन्न, मंद पवन बहती सुधि रह रह,
परिमल की कह कथा पुरातन कविता का शीर्षक है। दिवासान का समय, दिवागमन, परिमल, अस्ताचल रवि। तो दोस्तों सारे विकल्प इसमें दिख भी रहे हैं, देखो परिमल भी यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, अस्ताचल रवि भी आपको दिख रहा है, अस्ताचल रवि भी दिख रहा है यहाँ पे। अब देखो इधर कहाँ गया, एक और शब्द आया था, नहीं दिख रहा यहाँ पे, लेकिन इसका उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों बताइए। 63 प्रश्न का उत्तर क्या है, अस्ताचल रवि। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 64वां, ये कन्या कुब्ज कुल कुलांगार खाकर पत्तल में करे छेद किससे संबंधित है। सरोज स्मृति, तुलसीदास, वीणा, गीतिका। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या होने वाला है, सरोज स्मृति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे। 65वां प्रश्न देखते हैं। धिक जीवन जो पाता आया ही, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया सदा ही शोध। पंक्ति किससे संबंधित है। सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, राम की शक्ति पूजा। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा किया सदा ही शोध। तो दोस्तों इससे उत्तर इसका क्या होने वाला है, राम की शक्ति पूजा। तो 1936 की है राम की शक्ति पूजा। कुकुरमुत्ता की बात करते हैं तो 1938, तुलसीदास 42, कुकुरमुत्ता 42 है। कब की कुकुरमुत्ता, 42 की है, 42 या 38 में मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ठीक है, तो कुकुरमुत्ता आपकी 42 ही है। ठीक है दोस्तों, 42 में है। तुलसीदास 38 की है। सरोज स्मृति कब की है बताओ चलो, 1935 की। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्न में बोल रहे निम्न पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध कविता से उद्धृत है। तो देखते हैं। प्रतिपल परिवर्तित व्यू, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह, कुर्दत्त कपि विषम हो। तो राम की शक्ति पूजा, बादल राग, पेशोला की प्रतिध्वनि, शेर सिंह शस्त्र समर्पण। तो दोस्तों सही उत्तर क्या होने वाला है, राम की शक्ति पूजा। देखो इसमें युद्ध राक्षस विरुद्ध दिख रहा है ना, तो उससे भी आप कौन कर सकते हैं, राम की शक्ति पूजा में इसका जिक्र किया गया होगा। अगला प्रश्न आ रहा है। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, भवानी प्रसाद मिश्र। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध किससे था। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर क्या होने वाला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत नव मंत्र नव, तो ये किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है। मैथिली शरण गुप्त, केशव दास, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दोस्तों इसका आपको सभी को पता होगा कि कौन है इसका आंसर, इनका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है दोस्तों, कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और पंचवटी प्रसंग से आप एक चीज़ याद रखना, ये परिमल काव्य संग्रह के अंदर संकलित कविता थी। अगला प्रश्न आ रहा है 69वां। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया। सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दोस्तों संवाद शैली का भी छायावाद में सबसे ज़्यादा प्रयोग किसने किया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया है। अब प्रश्न बन रहा है गीतिका। गीतिका के रचनाकार कौन है। ठीक है, गीतिका जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और गीतिका कब की है, 1936 की। ये जरा सन याद रखना आप लोग। अगला आ रहा है अस्ताचल रवि। ठीक है, अभी एक प्रश्न भी आया था है ना, इसी से संबंधित आय पिता की। अस्ताचल रवि जल छल छल छवि, स्तब्ध विश्व कवि, जीवन उन्मन मंद पवन बहती सुधी रह रहा है, परिमल की कह कथा पुरातन। तो ये लाइन किसकी थी बोल रहा है, तो हमें पता है कि ये अस्ताचल कविता किसकी है दोस्तों। तो ये सही इसका उत्तर क्या जाने वाला है, ऑप्शन देख लो, निराला, दिनकर, पंत, महादेवी
वर्मा। तो दोस्तों उसका सही क्या उत्तर होने वाला है? रवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखो सूर्यकांत, नाम में भी सूरज और कविता में भी सूरज। आगे बढ़ते हैं। आज क्यों तेरी वीणा मौन है, पंक्ति के रचनाकार कौन है? पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आज क्यों तेरी वीणा मौन है, कौन बोल रहा है? क्योंकि अगर किसी को दुख होगा, परेशान रहेगा, तो क्या वो आज वीणा बजाएगा? बिल्कुल नहीं। और दुखवाद या बौद्ध से संबंधित कौन है दुखवाद से? तो महादेवी वर्मा। तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर होने वाला है? महादेवी वर्मा। आज क्यों तेरी वीणा मौन है। अगला प्रश्न देखो, छायावाद के वृद्ध तरई में कौन नहीं है? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। तो दोस्तों महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ है? 1907 में हुआ है दोस्तों। कब हुआ महादेवी वर्मा का जन्म? 1907 में हुआ है। अब देखो 1907 में हुआ है और जन्म स्थान आपको मैंने बताया ही है, फर्रुखाबाद है ना। ये मैं आपको बता चुका हूँ, मेरी एक मैराथन वीडियो भी आई थी महादेवी वर्मा पे। अब देखो प्रश्न संख्या 74 आ रहा है, मैं नीर भरी दुख की बदरी पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा, प्रसाद, निराला, हरिओ। देखो दोस्तों मैं नीर भरी दुख की बदरी किसका है? महादेवी वर्मा का है। लेकिन प्रश्न मेरा यह है, मैं नीर भरी दुख की बदरी, ये जो पंक्ति है, ये जो कविता की पंक्ति है, ये किस संग्रह की है? तो याद रखना सांध्य गीत की। ठीक है दोस्तों, सांध्य गीत। सांध्य गीत कब का है? 1936 का है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। 75वां प्रश्न आ रहा है, महादेवी वर्मा के काव्य ग्रंथ निहार की भूमिका किसने लिखी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, अज्ञे। मैं क्या बोलता हूँ, देखो अयोध्या घूमना जाओगे कभी अयोध्या, उसे अच्छे से निहार लो। क्या कर लो? निहार लो। किसको निहार लो? अयोध्या को निहार लो। तो अब इधर देखो, अयोध्या को निहार लो। ठीक है दोस्तों, तो निहार की भूमिका किसने लिखी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखी है। अब देखते हैं अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। 76वां प्रश्न, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है कौन सा? यामा, निहार, रश्मि, दीपशिखा। ठीक है दोस्तों, तो उसका सही क्या उत्तर होने वाला है? निहार। क्योंकि देखो अब जिसको इनका सन पता होगा वो वैसे भी निकाल देते दीपशिखा। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब बताओ प्रथम काव्य संग्रह कौन सा हो सकता है? जब 4 की 4 महादेवी वर्मा की है तो पहला ये हो जाएगा, दूसरे में ये हो जाएगा, तीसरे में ये हो जाएगा, चौथे में ये हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। 77 में आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? गौरापंत शिवानी गौरापंत, महाश्वेता देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या होने वाला है? महादेवी वर्मा। अब 78वां प्रश्न आ रहा है, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति अधिक है? ठीक है, मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति अधिक है। प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो दोस्तों का सही उत्तर क्या होने वाला है? महादेवी वर्मा की गीतों में मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति अधिक होती है दोस्तों। अब बढ़ते हैं 69वें क्वेश्चन में, मैंने कण कण में घोल रही अली, आंसू के मिस पाया प्यार का, मिस प्यार किसी का। याद रखना, देखो एक अली और एक अली। तो दोस्तों एक अली मतलब होती है सखी और एक अली मतलब होता है भौरा। ठीक है दोस्तों, अब मुझे लगता है कि ये जो अली है ये भौरा होगा। ठीक है, और ये होगा सखी बस। लेकिन याद रख लेना आप अली और अली, बट इसको देख भी लेना एक बार, क्योंकि मेरे मन में ऐसे ख्याल आया तो मैंने सोचा बता दूं, लेकिन अभी मैं थोड़ा कन्फ्यूजन हूँ कि छोटी ई वाली और बड़ी ई वाली में कौन सा है। बट मैं छोटी ई में भौरा बोल रहा हूँ, बड़ी में सखी बोल रहा हूँ। तो कण कण में घोल रही है सखी अली, सखी आंसू के मिस प्यार किसी का। तो यार ये अली मुझे क्यों ना क्यों सखी जैसा भी लग रहा है ये, बट एक बार तुम देखना जरूर है। अली मतलब भौरा और सखी होता है, क्योंकि ये शम श्रुति भिन्नार्थक शब्दों में आते हैं, तो उसमें भी
देखा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। पंक्ति के रचनाकार कौन है? प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत और शिवानी। तो उसका सही उत्तर क्या होने वाला दोस्तों? महादेवी वर्मा। मिलन का मत लो नाम, मैं विरह में चिर हूँ। पंक्ति के रचनाकार कौन है? क्या बोल रहे हैं कि विरह का मत लो नाम, मैं विरह में चिर हूँ। पंक्ति के रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी, मिलन का मत लो नाम, मैं विरह में चिर हूँ। तो ये लाइन किसने बोली है? इन्होंने बोली है। लेकिन देखो मिलन एक रचना भी है, मिलन वो किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी की है दोस्तों, ठीक है, 1917 की। इस चीज़ को जरा सा याद रखना। अब आ रहा है 81वां सप्तपर्णा। ये दोस्तों 1960 की है, पता ही होगा आपको। किसकी काव्य कृति है? महादेवी वर्मा की है। निराला की, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञेय तो महादेवी वर्मा की थी। और इसमें ऋग्वेद के पद पाए जाते हैं, ठीक है, या ऋग्वेद का सार इसमें है। अब आ रहा है दीपशिखा काव्य ग्रंथ किस कवि का है? दीपशिखा कब का है? 1942 का। पहले सुन लो। पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुभद्रा वाणी चौहान, तो महादेवी वर्मा का है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है देखो, निहार का कविता काल क्या है? 1930, 1935, 1933, 1940। तो दोस्तों निहार का क्या होने वाला है? 1930। अभी मैं आपको बता के आया ही हूँ। कौन छायावादी कवि संवेदनशील इंद्रिय बोध कवि कहलाते हैं? निराला, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। कौन छायावादी कवि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहलाता है? तो दोस्तों कौन कहलाता है? तो उसका सही उत्तर होने वाला है संवेदनशील और इंद्रिय बोध का कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं। आगे बढ़ते हैं। किस छायावादी कवि को आचार्य शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया है? किस छायावादी कवि को आचार्य शुक्ल ने? अगर पार्ट 1 देखा है ना दोस्तों आपने, तो आपको पता चल गया होगा। निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। तो दोस्तों उसका सही क्या उत्तर होने वाला है? बताइए, सुमित्रा नंदन पंत। याद रखना, रामचंद्र शुक्ल जो है, रामचंद्र शुक्ल जी ने जो छायावाद की शुरुआत मानी है वो मुकुटधर पांडे से मानी है। पहले तो इसको समझ लो, मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त से, पर मुकुटधर पांडे आप मान के चलना। दूसरी चीज़, लेकिन आचार्य शुक्ल के जो प्रिय छायावादी कवि हैं वो कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। तो किस छायावादी कवि को आचार्य शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया? तो इनको दिया। जो आपका प्रिय होगा आप उसे सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कला और बूढ़ा चांद के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है, अज्ञेय। और अगला पॉइंट देखो क्या बोल रहा है इसमें, ये मैं जाता हूँ उसकी तरफ। सुमित्रा नंदन पंत और धर्मवीर भारती। तो दोस्तों इसको देख के पता चल रहा होगा आपको किसका है ये, बताइए। कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद आपका है सुमित्रा नंदन पंत का। कब का था ये? 1959 का था दोस्तों, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कला और बूढ़ा चांद को अवार्ड भी मिला है कुछ 1960 में, शायद साहित्य अकादमी पुरस्कार ही है। आप लोग देख लेना एक बार, है ना। 1960 में इन्हें कुछ पुरस्कार जरूर मिला है। 27वां प्रश्न देख लेना। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि? महादेवी वर्मा, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ठीक है दोस्तों, तो उसका सही क्या उत्तर होना बताओ। इसका सही उत्तर होना है सुमित्रा नंदन पंत। हुआ क्या था, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। इन्होंने एक किताब पढ़ ली थी, यह किताब मिली थी इन्हें महर्षि अरविंद की। किसकी? महर्षि, गलत लिख दिया मैंने, अरविंद की। उसका नाम था द डिवाइन लाइफ, ठीक है, भगवत जीवन। कौन सी पुस्तक थी वो? भगवत जीवन, ठीक है, भगवत जीवन या द डिवाइन लाइफ। इससे क्या हुआ कि इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई थी और कहते हैं कि इनकी जो दिशा थी ना वो बदल गई थी, इसीलिए ये अरविंद दर्शन को मानने लगी थी। कौन? सुमित्रा नंदन पंत। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन बन भी सकता है, किस पुस्तक से प्रभावित थी? तो भगवत जीवन, ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है, लोकायतन के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा बालकृष्ण भट्ट, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत। लोकायतन देखो भैया 1964 का है। सबसे पहले तो इसको समझ लो, ठीक है। कब की है ये? लोकायतन 1964 की है। और लोकायतन के लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला था बताइए, अगर किसी को याद हो तो कमेंट करके। लोकायतन के लिए, अच्छा लोकायतन किस पे बेस्ड है?
ये जो था किस पे बेस्ड है, तो याद रखना ये जो थे महात्मा गांधी पे थे, ठीक है, महात्मा गांधी पर लोकायतन रचना बेस्ड है। और 1964 की थी। और सोवियत लैंड पुरस्कार भी मिला था इनको 1965 में, ठीक है। 1965 में किस रचना के लिए मिला? सोवियत लैंड लोकायतन के लिए। और साथ में एक चीज़ याद रखना कि पंत जी की ना सर्वश्रेष्ठ रचना भी मानी जाती है ये। 700 पृष्ठों का प्रबंध महाकाव्य भी है ये, ठीक है। और इसके दो खंड हैं, किसके? लोकायतन के। याद रखना, देखो लोकायतन के कितने खंड हैं? 2 खंड हैं, है ना। 2 खंड में भी देखो इस चीज़ को ऐसे समझना, 7 अध्याय विभक्त हैं। जो ये 2 खंड हैं, 2 खंड जो हैं ये 7 अध्याय में विभक्त हैं, ठीक है, 7 अध्याय में। जिसका पहला जो प्रथम खंड है वो बाह्य प्रवेश है, ठीक है, बाह्य प्रवेश। और जो दूसरा है वो अंतस्थ चेतन है। तो याद रखना लोकायतन का पहला जो खंड है वो बाह्य परिवेश है, और दूसरा लेते आपने तो क्या करना है कि जैसे इसको ऐसे समझ लेना, अगर आप जीवन में कोई चीज़ देखते हो तो पहले आप बाहरी चीज़ देखो, फिर आप अंतर चेतन को देखते हो कि भाई मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या। तो उसके 2 खंड, एक बाह्य प्रवेश था, बाह्य प्रवेश, दूसरा क्या है? अंतस चेतना, ठीक है। अब 89 में प्रश्न आ रहा है, पंत की कौन सी रचना छायावादी नहीं है? ठीक है, पल्लव, ग्रंथि, वीणा और ग्राम्या। तो दोस्तों तुम्हें एक चीज़ पता होनी चाहिए, सुमित्रानंदन पंत ने जो उनका रचना काल है, या उसका जो रचनाओं के ना पड़ाव बोल सकते हैं, तो 4 पड़ाव थे इनके। कौन कौन से थे मैं आपको बता देता हूँ। पहले था छायावादी, ठीक है दोस्तों, छायावादी। दूसरा कौन सा है? प्रगतिवादी। तो छायावाद के बाद प्रगतिवाद आता है। तीसरे नंबर पर आता है अरविंद दर्शन। देखो तीसरे पे देखो 3 आ रहा है, अरविंद कर देंगे इसे, देखो अरविंद। चौथे पे देखो मानवतावादी, देखो मानवतावादी, देखो मौ बना दिया, 4 बन गया, मानवतावादी। तो सबसे पहले छायावादी, छायावाद, प्रगतिवाद, अरविंद दर्शन और मानवतावादी। अगर हम वही बात करूँ मैं तुम्हें कि भैया छायावाद के अंदर देखो, छायावाद के अंदर देखो क्या क्या चीज़ें आ रही है, मैं समझ लो ना। उच्छ्वास आती है सबसे पहले, ठीक है, 1920 की। तो प्रथम छायावादी कविता है पंत की उच्छ्वास। फिर है ग्रंथि, 1920 में ही है। वीणा, अच्छा ग्रंथि 1900 कब की है? 1920 की है। फिर क्या थी इसकी? वीणा भी थी एक, वीणा कब की है? 1927 की है। फिर हम बात करते हैं पल्लव की, कि पल्लव की भूमिका को तो छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है, 1928 की थी। फिर हम बात करते हैं गुंजन की, ये 1932 की है। और इनकी जो छायावादी रचना का कार्यकाल था वो हम कह सकते हैं कि 1918 से 1934 तक के लगभग था। अब आता है देखो प्रगतिवाद। दूसरे नंबर पे क्या था? प्रगतिवाद। प्रगतिवाद में देखो युगांत है। युगांत को बोला जाता है कि छायावाद का अंत और प्रगतिवाद की शुरुआत 1936 में हुआ था ये, ठीक है। फिर आती है युगवाणी, युगांत, युगवाणी, ये कब की है? 1939 की है, ठीक है। ग्राम्य 40 की है, ग्राम्य कब की है? 1940 की है। तीसरे नंबर पे क्या आता है? देखो अरविंद दर्शन आता है, जिसके अंतर्गत देखो 1940 से 1948 के बीच का समय था ये। सूर्य किरण, सूर्य धुली, स्वर्ण किरण, क्या बोल रहा है देखो, स्वर्ण किरण और स्वर्ण धुली, दोनों 1947 की है। कब की है दोस्तों? 1947 की, 1947 की। युगांतर और युगपथ, युगांतर कब की है? 1948 की है। और युगपथ भी 1948 की है, ठीक है। युगांतर देखो, युगांत, युगांत 1936 की थी, याद रखना। और युगांतर, युगांत 36, युगांतर 48, युगपथ 1948, ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथी सीरीज की इसमें, तो जिसका नाम क्या है? मानवतावादी, जिसमें उत्तरा 1949 है, कला और बूढ़ा चांद 1959 है, अतीमा 1955 है, लोकायतन 1964 है, चिदम्बरा 1958 है। चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? 1968। और हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ कौन पाने वाले व्यक्ति? सुमित्रानंदन पंत। अब देखो इधर 90%, कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? साकेत, कामायनी, पल्लव, प्रियप्रवास। तो तुम्हें पता भी है साकेत किसकी है, और कामायनी किसकी है, और प्रियप्रवास किसकी है, और पल्लव किसकी है? तो दोस्तों पल्लव तो मैं अभी आपको बता के आया हूँ, बिल्कुल 1928, ठीक है। ये तो सुमित्रानंदन पंत की है।
अंतिम छायावाद की भूमिका को घोषणा पत्र पल्लव को कहा जाता है। तो उसका आंसर भी सही है। देखो ये प्रिय प्रवास 1914 का था, ये भी महाकाव्य है। कामायनी 1935 का है, ये भी महाकाव्य है। साकेत 1931 का है, ये भी महाकाव्य है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राइटर तो सभी को पता है ना, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 91वां प्रश्न, परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रानंदन पंत के किस ग्रंथ में संकलित है? कौन सी परिवर्तन कब की थी? याद रखना 1924 की है। ये कब की है दोस्तों? 1924 की। पल्लव वीणा तारापद ग्रंथि। क्या बोल रहा है कि परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रानंदन पंत के किस ग्रंथ में संकलित है? पल्लव वीणा तारापद ग्रंथि। तो दोस्तों उसका सही उत्तर होने वाला है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए, पल्लव के अंतर्गत ही परिवर्तन शामिल है। अब देखो पंत की पहली रचना आ रही है, वीणा, ग्रंथि, गिरजेगा घंटा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पंत की पहली रचना क्या होने वाली है? गिरजेगा घंटा। इनकी पहली कविता है 1916 की, याद रखेंगे आप। वीणा अभी मैं आपको बता के आया हूँ 1927, ग्रंथि अभी आपको मैं बता के आया हूँ 1920। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाऊँ। आशा करता हूँ प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे। 36वां प्रश्न है, युगांत की रचना पंत जी ने कब की थी? देखो एक था युगांत, याद रखना, एक है युगांतर। एक युगांत, युगपथ और युगांत, युगांतर, युगपथ, याद रखना। युगांत कब की थी बताएंगे? 1936 की है। ठीक है, अब हम बात करते हैं युगांतर की, 1948 है। और युगपथ कब की है? 1948 है। ठीक है दोस्तों, याद रखना इस चीज़ को। तो युगांत की रचना पंत जी ने कब करी है? 1936 में की हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुक्त करो नारी को चिर बंदनी नारी को, पंक्ति कहाँ से ली गई है? पंचवटी से, युगांत से, गुंजन से, युगवाणी से। बहुत 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 स्टॉमक पॉइंट है भैया। मुक्त करो नारी को चिर बंदनी नारी को, क्या बोल रहे हैं? मुक्त करो नारी को चिर बंदनी नारी को, पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या है? युगवाणी से। युग की वाणी थी ये, युगों की वाणी। ठीक है, किस रचना को युगों की वाणी बोला है? तो युगवाणी को बोला है। और युगवाणी कब का था? 1939 का था, याद रखना। और इसमें बोला है मुक्त करो नारी को चिरबंदनी नारी को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 95 प्रश्न आ रहा है, वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान, किस पंक्ति के रचनाकार कौन है? वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान, पंक्ति के रचनाकार कौन है दोस्तों? इसमें क्या क्या विकल्प दे रहे हैं? महादेवी वर्मा। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहे हैं? अभी सुमित्रानंदन पंत। तीसरे में देखो कौन आ रहे हैं? तीसरे में देखो वियोगी हरि। और चौथे में आ रहे हैं निराला जी। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या होने वाला है बताइए? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। आगे बढ़ते हैं। 96वां प्रश्न आ रहा है, छोड़ ध्रुवों की मृदुल छाया। ध्रुव मतलब समझते हो क्या होता है? ध्रुव मतलब होते हैं पेड़, याद रखना। ये कभी भी पूछा जा सकता है, ध्रुव मतलब क्या है दोस्तों? पेड़। ठीक है, ये ऐसे प्रश्न यूजीसी नेट में भी बन जाते हैं कि ऐसे टैग करके। अधिकतर ये किस में आते हैं? तो जायसी और कबीर, सूरदास, इनकी रचनाओं के लिए पूछा जाता है। ठीक है, छोड़ ध्रुवों की मृदुल छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। जो क्या बोल रहा है? छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, किस कवि की पंक्ति है? पंत की, निराला की, प्रसाद की, नवीन की। तो दोस्तों इसका तो देखते ही आंसर बन रहा है 96 का, ए इसका राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो 30 मिनट की हो चुकी है, मुझे ज़्यादा लंबी लंबी वीडियो नहीं बनानी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये प्रश्न ठीक लगे हैं या लाइक करेंगे, और आपको लगता है कि यार एवरेज हैं और थोड़ा सा
नीचे ही है ग्राफ इन प्रश्नों के लेवल का, तो आप बताइएगा, मैं इसका लेवल थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि मेरे पास और भी नोट्स हैं, मेरे खुद के बनाए हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, तो दोस्तों मैं उनको भी लगा के दे दूंगा। तो मैंने सब तरीके का बनाया हुआ है, और भी बुकें हैं, बट ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसका रीज़न क्या है कि इसमें प्रश्न भी अच्छे लेवल के हैं और ज़्यादा संख्या में भी हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और एक कर देंगे प्यारा सा कमेंट। अगर आपका मन करे तो प्लीज़ कर देना कमेंट, और ना करे तो भी कोई बात नहीं, खुश रहिए मेरे दोस्त। थैंक यू।